करने के लिए हमारे साथ ऋषि सिंह मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट के और इंदुमा ग्रुप के डायरेक्टर हैं। ऋषि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ऋषि जी, एक मेगा प्रोजेक्ट अटल मिशन, रियल्टी फॉर ऑल और स्मार्ट सिटी, 3 प्रोजेक्ट एक साथ सरकार ने लॉन्च किए हैं। किस तरह देखते हैं आप ये कि देश किस तरफ जा रहा है? क्या सबके लिए घरों का सपना पूरा हो पाएगा? देखिए जी, आज़ादी के 67 सालों के बाद हमारे देश ने एक रियल एस्टेट की सेक्टर की ओर रुख किया है। आज से पहले जो भी हमारे यहाँ रियल एस्टेट का कारोबार होता था, एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से और एक लोकल अथॉरिटी या लोकल माइंडसेट के माध्यम से होता था, जिसमें कि प्लॉटिंग करके और लोग उसको डेवलप करते थे। लेकिन अभी जितने भी छोटे छोटे शहरों का डेवलपमेंट देखेंगे तो आज भी वो उसी रास्ते पे हो रही है। लेकिन पहली बार है कि भारत सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने इसे अर्बन योजना में लाने की प्लानिंग की है और खुद केंद्र सरकार इसमें इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रही है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के तमाम छोटे शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कल्पना की गई है। तो हमारे हिसाब से जो बेहतर इंडिया बनाने की ये कल्पना है, उसका एक ठोस कदम है। ये कहाँ तक कारगर हो पाती है, ये देखने वाली बात है। ऋषि जी, जो पहला प्रोजेक्ट है जो सरकार ने लॉन्च किया है वो है अटल मिशन, जिसके तहत जो शहर हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा, उनके जो रास्ते हैं उनको चौड़ा किया जाएगा। अगर हम देश की राजधानी की ही बात करें तो देश की राजधानी में बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारी गलियां, बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी हैं कि जहां आपदा के समय पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। 2008 में बिल्डिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि जो सबसे ज्यादा नुकसान आपदा के समय होगा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में होगा, खासतौर पर गाजियाबाद के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो अनप्लान्ड है। तो क्या सरकार अटल मिशन के जरिए एक प्लान डेवलपमेंट बनाने की कोशिश कर रही है? और इसका विरोध भी बड़े स्तर पर हो सकता है, क्योंकि प्लान डेवलपमेंट के तहत चौड़ी सड़कें चाहिए, कम से कम आपको 100 मीटर वाइड सड़क चाहिए, तो आपको अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। अतिक्रमण बड़े पैमाने पर सभी सरकारों की समस्याएं रही हैं, इससे सरकार कैसे निपटेगी? क्या लगता है कुछ न कुछ इसमें मुआवजे की भी बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर तरह का जो बातचीत है वो करने के लिए सरकार तैयार है। देखिए जी, ये ऐसा है कि जो पुराने डेवलपमेंट हो चुके हैं, जिसमें कि तंग गलियां हैं और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का वो तैयार किया गया है, जिसमें कि वाटर का है, वाटर सीवेज प्लांट का है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे कि प्रधानमंत्री को या भारत सरकार को जूझना है। उसके बाद एक बेहतर शहर की कल्पना करना है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से ऐसी कल्पना, ऐसी सोच को उन्होंने करने की प्रयास कर दिया है। सबसे पहले तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट का ध्यान है कि हम बेहतर सिटी बनाएं। बेहतर सिटी बनाने के बाद जब लोगों की शिफ्टिंग वहाँ से चले जाएगी। आप देखिए कि अब नॉर्मल जीवन में आप गांव के लोग जब शहर आते हैं तो शहर में वो अपना फ्लैट लेते हैं तो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब हमारी पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन अगर पॉवर्टी लाइन में होगी तो जाहिर सी बात है कि वो गरीबी रेखा के नीचे होगी, तो उन्हीं गलियों में रहना पसंद करेगी। सबसे पहले जब हम स्मार्ट सिटी का निर्माण करेंगे, स्मार्ट सिटी जब हमारी बनेगी तो ओबियसली वहाँ के बच्चे जो पढ़ेंगे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो स्मार्ट सिटी में शिफ्ट होंगे और उसके बाद जाके हम उस तंग गलियों को हम दुरुस्त किया जा सकता है, ना कि हम उस तंग गलियों को दुरुस्त करने के लिए पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करें और फिर उसके बाद उसको डेवलपमेंट करें। स्मार्ट सिटी है कि जहाँ तक संभव हो सकता है वहाँ तक उसको स्मार्ट रूप में परिवर्तित किया जाए। ऋषि जी, अगर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो देश में चुनिंदा शहर हैं जिनको प्लान तरीके से डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें तो ऐसा एक शहर जो है चंडीगढ़ है, या फिर ग्रेटर नोएडा शहर है जिसको प्लान तरीके से डेवलप किया गया था, लेकिन वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, उस पॉपुलैरिटी पर तक नहीं पहुंच पाए हैं। ग्रेटर नोएडा की बात अगर हम करें तो वहां पे आज भी आपको रियल एस्टेट सेक्टर में काफी परेशानियां देखने को मिलेंगी। लोग वहां इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां से बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो काफी दूर दराज के क्षेत्र में है। वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको काफी दूर आना पड़ता है। तो क्या अभी हिंदुस्तान में वो मानसिकता डेवलप होनी बाकी है जिसकी योजना जो है प्रधानमंत्री बना रहे हैं? जी, अभी बहुत सारे पहलुओं पे वर्क करना बाकी है और जो अभी तक प्लानिंग की गई थी कि हमें ग्रेटर नोएडा या चंडीगढ़ जैसे शहरों को डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा की कोई सानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा की कोई सानी नहीं है, चंडीगढ़ की कोई सानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हमारे यहाँ ये आती है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आती है। दूसरा क्या होता है कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को अगर समावेश नहीं होगा तो हम डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ सकते।
डेवलपमेंट का की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करते करते वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का मुहैया कराना। अगर प्रधानमंत्री ने ऋषि जी इस तरफ भी बहुत पहले इशारा किया था, जब उन्होंने कैंपेन शुरू किया था अपना 2014 में, तभी उन्होंने कहा था कि मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट अगर भारत में आते हैं तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। और विश्व अर्थव्यवस्था की अगर आज बात की जाए तो भारत की विकास दर, जैसा कि अरुण जेटली जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि 7% तक रहने का अनुमान है। और पिछले एक दशक में पहली बार चीन की विकास दर 8% से नीचे आई है और विश्व विकास दर वो तकरीबन 3% पर है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि भारत की तरफ जो है इकोनॉमिक तौर पर एक अच्छी शुरुआत देखी जा रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि FDI इन्वेस्टमेंट पिछले 10 महीनों में काफी बढ़ा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी प्रधानमंत्री ने बड़े स्तर पर फैलाया है, तो उसका भी लाभ मिलेगा। और 100 स्मार्ट सिटीज अगर बनाई जानी है तो उसमें इकोनॉमिक जोन भी है। इकोनॉमिक जोन का मतलब है सीधे सीधे बिजनेस भी आएगा और बिजनेस के लिए जगह और माहौल भी तैयार होगा। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि बिजनेस के लिए जगह और माहौल तैयार होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पहलुओं पे हमारे सरकार काम कर रही है और करने के लिए प्रेरित है, जिसमें कि डिजिटल इंडिया का जैसा प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत जैसा प्रोग्राम है और इन्वेस्टमेंट लाने का प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया तहत के रोजगार डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम अभी हमारी शुरुआत है। ये सारे प्रोग्राम अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते शायद 2 से 5 साल का भी वक्त लगेगा, लेकिन जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो निश्चित ही स्मार्ट सिटी जो है हमारे देश को और हमारे एरिया को डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी। लक्ष्य जो है सरकार ने 2022 का रखा है, तो 2022 यानी आज से 7 साल बाद 100 स्मार्ट सिटी, यानी 7 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट भी उसी पैमाने का आएगा। जैसा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने हालिया विदेशी दौरे किए हैं और इन्वेस्टमेंट लाने की बात की है, कई देशों के साथ उनका इकोनॉमिक करार भी हुआ है, रक्षा के भी क्षेत्र में हुआ है, अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी हुआ है, फैक्ट्रियां लगाने की बात की जा रही हैं और तमाम तरह की सुविधाएं। सिंगल विंडो करने पर जोर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री का रहा है, जो पिछले कई सालों से इंडस्ट्री की मांग रही है। सिंगल विंडो अगर हो जाता है तो देश में उद्योग लगाना या प्रोडक्शन करना किसी के लिए कोई बुरा सपना नहीं हो सकता। इसके लिए बात आप सही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आने में टाइम लगेगा और इसको वक्त के साथ हम उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये सारे प्रोग्राम को क्रियान्वयन करने के लिए जन भागीदारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अगर जन भागीदारी हमारी नहीं होगी, हमारा लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, लोकल अथॉरिटी सपोर्ट नहीं करेगी, लोकल लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, स्किल्ड पीपुल सपोर्ट नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है ये किसी न किसी जगह पे जाके दम तोड़ देगी। जो 7 साल का लक्ष्य रखा गया है जी, जो प्रधानमंत्री की योजना है, इसका स्वागत जो है, जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की पार्टी और सरकार है, अखिलेश सरकार, जिनको सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज 13 स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश को मिले, जबकि हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को एक स्मार्ट सिटी मिले, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। अगर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना है तो उत्तराखंड और हिमाचल में ज्यादा स्मार्ट सिटीज होती तो शायद इन्वेस्टमेंट ज्यादा तेजी से आता, क्योंकि होटल इंडस्ट्रीज पिछले 5 सालों में एक ऐलान हुआ था, एक सर्वे हुआ था कि हिंदुस्तान का रुख करेंगी, लेकिन हो सकता है जो ग्लोबल इकोनॉमी फॉल डाउन है उसकी वजह से इस समय जो है टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो अगर अखिलेश सरकार जो उत्तर प्रदेश की, वो कहते हैं कि 13 स्मार्ट सिटी से हमें ज्यादा चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश में ना तो अमीर बढ़े हैं, न लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश सरकार चाहती है कि उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है स्मार्ट सिटीज बने। तो स्मार्ट सिटीज अगर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की डिमांड है तो उत्तराखंड की भी हो सकती है, हिमाचल की भी हो सकती है। ये कहीं ना कहीं जन भागीदारी की तरफ ही इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहा आपने। अब ये हम यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात ना करके हम अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे सोच के अनुसार से हम इस पैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के सारे लोग इस महत्वाकांक्षी योजनाओं में अपना योगदान दें, और सरकार ही नहीं, लोग जो इसमें योगदान दें और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट, मोदी जी प्रयास कर ही रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो हमें बेहतर देश की कल्पना कर सकते हैं। अभी हमारी ये शुरुआत है। हम ये नहीं भूलें कि 2022 के बाद भी जिंदगी है, और 2022 के बाद अगर हम ये शुरुआत को और इस लक्ष्य को अगर हम हासिल कर लेते हैं तो बेहतर उत्तराखंड और हिमाचल और झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट को भी इसका लाभ मिलेगा। जबकि डेवलपमेंट एक स्टार्ट होती है, उसके बाद वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। तो 2022 हमारी स्टार्ट है।
हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं आज के प्रॉपर्टी टिप्स के बारे में। आपके घर में कर्टन्स कैसे हैं और वो आपके घर की तरफ न सिर्फ सुंदरता बढ़ा सकते हैं बल्कि सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। इस बारे में देखिए ये खास रिपोर्ट प्रॉपर्टी टिप्स में। विंडो ब्लाइंड्स एक कर्टन्स का मॉडर्न सब्स्टिट्यूट है। कर्टन्स दीज डेज विंडो ब्लाइंड्स आर बीइंग वेरी पॉपुलर। काफ़ी सारी वैरायटी और क्वालिटीज़ आती हैं विंडो ब्लाइंड्स में। जैसे ज़ेब्रा ब्लाइंड्स हैं। ज़ेब्रा ब्लाइंड्स में आप उनको ब्लैकआउट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाहर का व्यू और ब्लैकआउट करने से सनलाइट से प्रोटेक्शन मिल सकता है। फिर उसके बाद वुडन ब्लाइंड्स आ जाती हैं। वुडन ब्लाइंड्स में जो रेंज अवेलेबल है 1 इंच से लेके 2 इंच तक चौड़ी स्लाइड में अवेलेबल है। विंडो के साइज़ के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज हो जाती हैं। कलर्स आप अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके डिफरेंट कलेक्शंस आते हैं। मोर देन 50-60 कलर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे वुडन ब्लाइंड्स के। फिर रोलर ब्लाइंड्स आ जाती हैं जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल होती हैं, बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री होती हैं और उनका मैकेनिज्म इतना सिंपल होता है, एक छोटा बच्चा भी इसको ऑपरेट कर सकता है। रोलर ब्लाइंड्स में लाइट फ्री होती हैं, जैसे हम जानते हैं आजकल लाइट काफ़ी है, उसके लिए काफ़ी बीमारियों के लिए रीज़न बन रहा है। तो हम चाहते हैं डस्ट गार्ड फैब्रिक्स और ये सब चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं। विंडो ब्लाइंड्स की सबसे मेन जो इनकी क्वालिटी है वो ये है कि सारे इनके डस्ट गार्ड फैब्रिक होते हैं, यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, जो आपके घर को यूवी सन की हार्मफुल सनलाइट से उससे यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर ये थोड़ा हीट कंट्रोल कर लेते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। इंडिया जैसी गर्म कंट्री में विंडो ब्लाइंड्स एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बन रहे हैं। फिर एक हनीकॉम ब्लाइंड्स आते हैं। हनीकॉम ब्लाइंड्स में उनके सेल में हवा एयर लॉक हो जाती है, जिससे वो इंसुलेशन का रूम इंसुलेशन का काम करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, जो विंटर्स में रूम को थोड़ा वार्म रखते हैं और समर्स में उसको कूल रखते हैं। ज़ेब्रा ब्लाइंड्स में कोई रेंज अवेलेबल होगी मोर देन 200 कलर्स एंड डिज़ाइन इन मार्केट। और 3D प्रिंट में ज़ेब्रा ब्लाइंड्स आ रहे हैं आजकल। जितने भी टाइप के वर्ल्ड में ज़ेब्रा ब्लाइंड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लाइंड सारे इंडिया में अवेलेबल हैं, हर रेंज में अवेलेबल हैं। आप 40-50 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के और एक्सपेंसिव रेंज तक जा सकते हैं, कहीं भी 500-600 तक। मोटराइज ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मोटराइज ऑप्शंस में सारे यूरोप के और USA ऑस्ट्रेलिया सारी कंट्रीज सबको चाहते हैं इंडिया में अपना मोटर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। सारे मोटराइज ऑप्शंस जो होते हैं वो भी सब रेंज में आ रहे हैं। 4-5,000 से लेकर आपको 15-20,000 तक की रेंज के अवेलेबल हो जाएंगे। वो वारंटी अवेलेबल होती है कंपनीज की, 5 साल की, 10 साल की, फैब्रिक की वारंटी, मोटर की वारंटी, तो रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। आपने जाना विंडो ब्लाइंड्स के बारे में जो मॉडर्न लुक देते हैं आपके घर को। हमारे साथ एक कॉलर अनिल गुलाटी जी हैं हरिद्वार से। गुलाटी जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। सर मेरे को ये पता करना है कि जो प्रॉपर्टी है इससे मंदा चल रहा है या तेज चल रहा है? देखिए, किस जगह की प्रॉपर्टी के बारे में आप जानना चाहते हैं? सर मैं हरिद्वार में ये पड़ता है संखल के आसपास, यहाँ की मेरे को पता करना है। क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आप अभी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं? मैं सर सोच रहा हूँ अभी करने के लिए। ऋषि जी, हरिद्वार की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कुछ हरिद्वार के मार्केट में चल रहा है, आप बताएं। लेके हरिद्वार मार्केट में पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा आपका। और अगर आप रहने के उद्देश्य से देखते हैं तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप जो है 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट सोच के चलिएगा तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की संभावना है। ऋषि जी, कहीं ना कहीं जो है आज के माहौल में इन्वेस्टमेंट करना भी लोग चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उत्तरकाशी है, ये सब स्पिरिचुअल प्लेसेस के साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशंस भी हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में जगहों पे इन्वेस्टमेंट कितना बेहतरीन रहता है और कितना रिटर्न बेहतर कितने समय में मिलने की संभावना रहती है? देखिए, रिटर्न की जहाँ तक संभावना है, रिटर्न की संभावनाएं 2 जगह में बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो जहाँ पे आपका रोजगार के संसाधन मौजूद होते हैं वहाँ पे रिटर्न की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग रोजगार के लिए आते हैं और वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर के लिए भी और कॉमर्शियल और सर्विसेज के लिए भी। और दूसरा रिटर्न की संभावना टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी जोर दिया हुआ है टूरिज्म को लेके,
तो अगर इस तरह के प्लेसेस में हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा टूरिज्म डेवलप होता है तो हमारा रिटर्न ऑब्वियसली बेहतर होगा। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि टूरिज्म सेक्टर से बड़ी उम्मीदें हैं, आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर से जो है हम अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऋषि जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक देखते रहिए TV100।